जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं, यानी कि जो परीक्षाएं इससे पहले हो चुकी हैं और खासकर आपके जहाँ पे फोकस किया जा रहा है वो है मुख्य परीक्षा। तो इन परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको हम सिलेबस वाइज कवर कर रहे हैं। कंप्यूटर के हम इससे पहले काफ़ी क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। जिनको लोगों ने कंप्लीट किया और एग्ज़ाम दिए तो उनको एग्ज़ाम में उन यानी कि उनकी परीक्षा में वहाँ से प्रश्न मिले, उनको काफ़ी मदद हुई। और ये सारी चीज़ें एकदम फ्री हैं आप सबके लिए यूट्यूब पर, और प्लेलिस्ट बनी है जिसे जाके आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये है आपका उत्तर प्रदेश के जो पीवाईक्यूज़ हैं उसमें शामिल हैं। और हम पीवाईक्यूज़ के साथ में क्या करते हैं कि पीवाईक्यूज़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद में जो संभावित जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि क्या होती है कि जो क्लास होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है आने वाली परीक्षाओं के लिए। और जो परीक्षाएं होती हैं उनकी समझ बिठाने के लिए कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो पीवाईक्यूज़ क्या करते हैं, एक तो आइडिया देते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न है, कैसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हमको कैसे पढ़ना है, तो और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो हमें और पढ़ लेनी चाहिए। तो ये वाली आपकी जो क्लास है तो एक बार कंप्लीट हो चुकी थी और ये दूसरी क्लास है, ठीक है। अब दूसरी क्लास में जिस तरीके से यहाँ पर आपके मेंशन है, कौन सा टॉपिक मेंशन है, महत्वपूर्ण टॉपिक, तो इसमें क्या है, जिला है, मंडल, सीमा है, यूपी का इतिहास है, भौगोलिक परिचय है, यहाँ की झील तंत्र परियोजनाएं कुछ हैं, संस्कृति कला। तो यहाँ से क्या करें, क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अभी इसके अंतर्गत और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जिससे आने वाली परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने इनको शामिल किया है। जैसे कृषि जलवायु योजना से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और राज्य व्यवस्था, प्रशासन, जनगणना, तो बजट, इस तरीके से जो भी करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन इसमें हैं जो कहाँ फोकस करते हैं, आपके जो उत्तर प्रदेश पर फोकस करते हैं। आपका जो ये एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था आपका 5 जनवरी 2025 को, और ये था दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का, ठीक है, दंत चिकित्सक वाला जो भी पेपर था ये, उसमें तो नए पैटर्न वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे और इनसे क्वेश्चन बन चुके हैं। इससे पहले वाली जो क्लास थी 1 नंबर हमने वहाँ पर कवर कराई थी, तो हमने कहा था कि जो ये पेपर, जो वो पेपर हुआ था जो पहली क्लास वाला, इस क्लास ये जो ये क्लास हो रही है, ये जो पेपर हुआ 5 तारीख को, तो ये लगभग 20 दिन पहले पेपर यूपी ट्रिपल एससी की मुख्य परीक्षा के द्वारा हुआ था। तो आप जा करके उसको अगर आपने कवर किया है, तो अगर नहीं कवर किया तो आप करके देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उस वाली क्लास में। और हुआ क्या, जब 20 दिन बाद पेपर हुआ तो उसमें आप देखेंगे, बिना पेपर देखे मैंने कहा था, और देखेंगे कि हमने जो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाली है, पढ़ाया है, वो चीज़ें इस वाले पेपर में पूछी गई हैं। यानी कि ये क्लास हेल्पफुल है और आपको ओवरव्यू मिलेगा कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को रिवाइज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पर रिवाइज़ कराते रहेंगे। इस वाले क्लास में क्या है, कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट थे वो उनको हम क्या करेंगे, आपके नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे, जो हमारे साथ में जो एक इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, ठीक है। आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया, और स्टेनोग्राफर आपका जो 55-12 है, और स्टेनोग्राफर का अभी जो है वो 333 वाला है, ठीक है। इसमें जो जुड़ेंगे उसमें हमें प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। वैसे तो सिर्फ सिलेबस का ही देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। देखते हैं कि सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर जो शामिल है वो क्या है। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इस वाले प्रश्न में कि 1950 में राज्य के गठन के बाद, ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। अब यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव करके पूछा गया है, यानी कि लैंग्वेज में चेंजेस हैं। 1950 में राज्य का गठन होता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में जो मुख्यमंत्री बनते हैं उनका नाम पूछा गया, तो वो हैं आपके गोविंद बल्लभ पंत साहब, ठीक, यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आने वाली परीक्षाओं के लिए जो इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्कस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आने वाली परीक्षा में क्या है, अब गोविंद बल्लभ पंत के बारे में बात करें तो हो सकता है एग्जाम में कभी आपको जीवी पंत के नाम से भी लिखा मिल जाए, ठीक है। अब इनका जो समय रहा है वो 1887 से लेकर के आपका 1961 तक रहा है। ये क्या थे, तो ये आपके प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, वरिष्ठ भारतीय राजनेता थे। ऐसी चीज़ें आपके लिए जब तब काम में आएंगी जब आपसे कथन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे और ये भारत के चौथे गृह मंत्री भी रहे। 1957 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, ठीक है। और इनके योगदान की बात करें तो जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उसमें योगदान था, और हिंदी को भारत की राजभाषा को के रूप में प्रतिष्ठित करने में भी इनका योगदान रहा है। अब आपके ऑप्शन में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, एक नाम है चंद्रभानु गुप्ता जी के बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये क्या रहे हैं, उत्तर प्रदेश के आपके तीसरे मुख्यमंत्री रहे हैं। अब इनके कार्यकाल कौन कौन से रहे हैं, तो 1 2 3, ठीक है, ये सारे कार्यकाल यहाँ पर मेंशन है, तो आप इन्हें देख सकते हैं कब से कब तक इन्होंने ऑफिस मतलब
ऑफिस में रहे या पद पे रहे, वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पर आगे आपको बता देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ कि आपके ये वाले जो पेपर था इसमें एक और ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह लिखा है, लेकिन पूरा नाम यहाँ पर क्या लिखते हैं, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह के जन्म के बारे में अगर देखें तो 1902 में नूरपुर में हुआ था। नूरपुर कहाँ पर है आपका, मेरठ में। मेरठ कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ये जन्मे थे। अब इतना डिटेल में हम क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्यों बता रहे हैं, जोर दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी हम ये क्लास जब कंप्लीट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस जिले में, ठीक है, किस राज्य में, राज्य के किस जिले में, ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब ये क्या था, इनके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किया था, 5वें प्रधानमंत्री, और 2 बार उप प्रधानमंत्री भी रहे, ठीक है, जिनका कार्यकाल यहाँ पर लिखा हुआ है, और उत्तर प्रदेश के वह मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। ये आपके जो नोट्स हैं उसमें ये आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है, जो हमारे जो क्या बोलते हैं पेड बैच से जुड़ेंगे उनको, ठीक है। फिर क्या है कि उन्हें किसान नेता के रूप में जाना जाता है, तो एक पॉइंट तो ये हो जाता है। और इनकी जयंती होती है 23 दिसंबर को। तो इस दिवस को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में। तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका हो जाता है 23 दिसंबर को। ये कब से मनाया जा रहा है, तो ये याद रखना, ये 2001 से मनाया जा रहा है। और ये हैं आपके चौधरी चरण सिंह साहब। फिर क्या है कि 2024 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इनके साथ में 4 लोगों को और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो कुल मिलाकर के 4 और 1, 5 लोगों को एक साथ में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जो UPSSC की जो मुख्य परीक्षा हुई है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो ये डिस्कस कर रहे हैं 4, 1, 5 कौन कौन शामिल, और टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। फिर है कि चंद्रभानु गुप्ता जी के बारे में, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 3 बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब भारत रत्न के बारे में देख लेते कौन कौन इनके साथ में शामिल थे। तो भारत रत्न क्या है, भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला। अब इनके साथ कौन कौन शामिल थे, तो कर्पूरी ठाकुर साहब थे, ठीक है। ये क्या है, बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और इन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी साहब हैं, ठीक है। PV नरसिम्हा राव हैं, ये भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में तो आप जान चुके हैं, ठीक है। और MS स्वामीनाथन है, जिनका योगदान क्या था, जो हरित क्रांति हुई थी भारत में, ठीक है, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो कितने लोग हुए, कुल 5 लोग हो गए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है तो वो संस्थाओं के बारे में पूछा जाता है, और वो कहाँ पर स्थित है, तो सुमेलित करना था हमको, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया कि भारत कला भवन कहाँ स्थित है सबसे पहले, फिर ये जो जगह दिए गए हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, बस यही। तो भारत कला भवन कहाँ पर है, तो ये आपका स्थित है वाराणसी में। तो पहले का क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है, तीसरा यहाँ पर 2 जगह दिया। फिर लिखा हो जाट रेजिमेंट सेंटर, तो जाट रेजिमेंट सेंटर जो आपका स्थित है वो है आपका बरेली में, ठीक है। तो दूसरे का B हो जाएगा, तो दूसरे का B कहाँ पर है, इन जगहों पर है। और पहले का क्या निकला था, पहले का तीसरा निकला था, ठीक है, ये वाला हो जाता है। फिर लिखा हुआ कि रेल म्यूजियम, तो रेल जो म्यूजियम है वो गोरखपुर में स्थित है, तो आपका क्या हो जाएगा, तीसरे का पहला हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ कि जवाहरलाल प्लेनेटोरियम, ठीक है, ये कहाँ पर है, तो ये प्रयागराज में है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। तो विकल्प A देखेंगे आपका सही उत्तर हो जा रहा है जब आप मिलान करेंगे, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि भारत कला भवन संग्रहालय की जो स्थापना है वो 1 जनवरी सन 1920 में हुई थी, और किसके रूप में, तो ये भारत कला परिषद का जो एक अंग था उसके अंग, मतलब परिषद जो थी उसके एक अंग के रूप में हुई थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर साहब इस संस्थान के क्या थे, पहले और आजीवन यानी कि जीवन भर उसके सभापति रहे। और इसके बारे में अगर बात करें तो इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संग्रहालय की उत्पत्ति और इसके परिवर्तित विकास का श्रेय हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक थे, ठीक है, और भारतीय कला मर्मज्ञ और इतिहासकार थे। उनका नाम क्या था, राय कृष्ण दास। तो ये शख्सियत जो हैं ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इसी स्टेटमेंट में, इसी कथन में लिखी हुई है। और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। जो इसके निदेशक रहे हैं जीवन भर, और कैसे रहे हैं, अवैतनिक रहे हैं। अब आप ये बताइए कि अवैतनिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके हिंदी में मिलेगा प्रश्न। फिर देखते हैं कि यहाँ पर
संग्रह में निरंतर वृद्धि और देख रेख हेतु इसे क्या किया गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि जो बनारस में है वहाँ पर स्थायी रूप से इसको स्थानांतरित किया गया। जो इस समय आपको जो भवन देखने को मिलेगा वर्तमान का, तो इसका शिलान्यास यानी कि नींव रखी गई थी 1950 में और इसका उद्घाटन 1962 में किया गया था। किसके द्वारा? भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जाट रेजिमेंट की बात करें तो ये भारतीय सेना की एक थल सेना की एक रेजिमेंट है। अब क्या है, ये सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है और दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा वीरता पुरस्कार विजेता रेजिमेंट है। अब कब इसकी स्थापना कब हुई कह सकते हैं, तो ये 1975 से लेकर 1795 से लेकर के क्या है, ये यहाँ पर एक्टिव है। रेल म्यूजियम की अगर बात करें तो ये कहाँ पर है, आपका गोरखपुर में है, ठीक है। और यहाँ पर जो भवन है रेल म्यूजियम का, तो ये 1890 और 1900 के जो मध्य जो काल था उसके मध्य में बनाया गया था। और इसकी नींव 9 अप्रैल 1905 में उस समय के जो रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी, उनके द्वारा रखी गई थी। यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश काल के कई सारे क्या रेल इंजन रखे हुए हैं जिनका कोई अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है, और उस समय ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों का राज था, तो उस समय की बात है, ठीक है। तो रेल म्यूजियम कहाँ पर है, आपका गोरखपुर में है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या था मैंने बता दिया, और जो वर्तमान में जो स्वरूप है उसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि जवाहर प्लेनेटोरियम कहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर है, ये है इलाहाबाद में, यूपी में, यानी कि अब क्या लिखेंगे अब लिखेंगे कि ये प्रयागराज में है, ठीक है। इसकी स्थापना तो 1975 में हुई थी। प्रकार इसका क्या है, किस टाइप का है, तो ये विज्ञान संग्रहालय है, ठीक है। फिर अगला जो प्रश्न पूछा गया आपसे उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि संस्थान और उसके स्थापना की जो वर्ष है जो लिखा हुआ है, यानी कि किस वर्ष उसकी स्थापना हुई, तो उसमें एक गलत जोड़ी यानी कि गलत पेयर है, ठीक है। उसे हमें आइडेंटिफाई करना है और वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। पहले यहाँ पे लिखा हुआ कि भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ 1984, यानी कि क्या क्या कहेंगे इसको, IIM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कहाँ पर है, लखनऊ में है, जिसकी स्थापना 1984 में हुई। हाँ, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा लिखा है CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, सही है। कब इसकी स्थापना 1951 में हुई, ये भी सही है, यानी कि विकल्प बी भी आपका सही हो गया। डी वाले में लिखा हुआ है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, ये कानपुर में है, इसकी स्थापना 1960 में हुई, जिसे आप जानते हो IIT कानपुर के नाम से, है ना, IIT कानपुर, इसकी स्थापना 1960, तो डी वाला भी सही हो गया। फिर अगला जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय कैंसर निवारण और अनुसंधान संस्थान नोएडा, तो ये नोएडा में, और जिसकी स्थापना 1981 में हुई, तो स्थापना 1981 में हुई, ये भी सही, ऐसा कोई संस्थान है, ये भी सही है। लेकिन जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना कि नोएडा, तो नोएडा गलत हो जाता है, ये है आपका तिरुवनंतपुरम में, है ना। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा जिस हिसाब से प्रश्न पूछा गया। 1981 में स्थापित किया गया था ये, है ना, कहाँ पर, तिरुवनंतपुरम में। अभी क्या करता है, जो कैंसर का निदान, उपचार और पुनर्वास के लिए जो कहते हैं मॉडर्न जो सर्विसेज हैं उन्हें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और कैंसर के लिए क्या करते हैं, व्यापक शोध का काम करता है ये संस्थान। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी, है ना। तो है क्या कि पढ़ना तो पूछा तो हमसे यूपी का जा रहा है, लेकिन देखो अब हमें तिरुवनंतपुरम के बारे में पता होना चाहिए कि ये तिरुवनंतपुरम है, यानी कि हमें जो राष्ट्रीय महत्व के जो भी हैं वो कहीं भी स्थित हैं उन्हें हमें याद रखना है, जिससे कि ऐसे जो प्रश्न आएँ तो हम एलिमिनेट करके उनको सही कर सकें, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त प्रांत जो दिया गया है, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस, दो नाम दिए गए, या तो क्या पूछा जाएगा यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है, या फिर संयुक्त प्रांत, तो उसका नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया, तो कब किया गया, किस वर्ष किया गया, तो हमें ईयर पूछा जा रहा है, तो ये आपका 1950 में किया गया था, है ना। तो 1950 कहाँ पर है, विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। अब 1950 में किया गया, ठीक है, तारीख आपकी की थी क्या थी, तो 24 जनवरी थी, तो इसीलिए 24 जनवरी 2018 से प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये तारीख जो है और इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले समय के लिए, मतलब परीक्षाओं के लिए। उसमें क्या इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इस दिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम है या योजना है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी, तो उत्तर प्रदेश दिवस पता चल गया, और ODOP जो स्कीम है उसके बारे में भी आपको पता चल गया, है ना।
फिर देखते हैं यहाँ पर आगे के लिए इन्फॉर्मेशन जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर लिखा हुआ कि संयुक्त प्रांत जो है, या फिर उसे यूनाइटेड प्रोविंस कहेंगे। अब संयुक्त मतलब मिला देना, प्रांत मतलब कई सारे प्रांतों को मिला करके जो बनाया गया उसे संयुक्त प्रांत कहा गया, यानी कि यूनाइटेड कर दिया गया, ऐसा नाम रखा गया। ठीक है, तो ये क्या था, जो ब्रिटिश कालीन भारत में था। ठीक है, और भारत के स्वतंत्र होने के बाद तक यह प्रमुख प्रांत रहा, स्वतंत्र होने के बाद भी। और ये इसका अस्तित्व में कब आया, तो 1 अप्रैल 1937 को, 1937 में ये अस्तित्व में आया। अब इसके अंतर्गत बात करें तो वर्तमान में इसका क्या स्वरूप है, तो वर्तमान में तो आप देखते हैं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में सिर्फ उत्तर प्रदेश का भाग आता है, लेकिन उस समय जो यूनाइटेड प्रोविंस था तो उसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों शामिल थे। यहाँ पर देखिए ये वाला जो हो जाता है ये उत्तराखंड का पोर्शन, अब ये पूरा उत्तर प्रदेश वाला है ना, इस तरीके से उत्तर प्रदेश का पोर्शन, तो ये क्या हो जाता है, इस तरीके से मिल करके आपका यूपी बनता था। लेकिन क्या किया गया, सन 2000 में, ठीक है, इसको अलग करके ये उत्तराखंड अलग बना दिया गया। इसमें कितने जिले शामिल थे, तो इसमें 13 जिलों को अलग किया गया था। ठीक है, 13 जिलों को अलग करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो पर्वतीय हिस्सा था वो अलग, पर्वतीय वाले 13 जिलों को अलग किया गया था, है ना। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर आप यहाँ पर जो राज्य चिन्ह देखते हैं, तो इससे पहले भी क्लास में हमने बताया था कि जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसे कब अपनाया गया था। ठीक है, तो उसका ईयर आपको ध्यान रखना। क्या क्या शामिल, तो आप जानते हैं तीर धनुष है, 2 मछलियाँ हैं, और ये आपके 2 नदियाँ हैं, गंगा और यमुना का यहाँ पर संगम दिखाया गया है ना। अब स्वतंत्र होने पर यहाँ पर क्या 1947 में बनारस, रामपुर और टिहरी गढ़वाल की रियासतों को ये भी यूनाइटेड प्रोविंस में यानी कि संयुक्त प्रांत में मिला दिया गया था। अभी 24 जनवरी की डेट तो आप जान गए, है ना, 1950 में। तो गठन की बात करें तो ये तारीख आपको ध्यान रखनी है। राजधानी लखनऊ है। क्षेत्रफल की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो ऐसे याद रख सकते हैं कि 240 928 कितना वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में होता है ना, 2 डायमेंशन होते हैं, यानी कि आपकी क्या हो जाएगी लंबाई और चौड़ाई, तो क्या करते हैं यहाँ पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ कि भारत में इसका चौथा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या है आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, अपने नोट्स में लिख लीजिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि श्रावस्ती किसकी राजधानी थी, तो श्रावस्ती किसकी राजधानी थी, तो इससे पहले हमें जान लेते हैं ये है क्या। तो ये श्रावस्ती क्या है, ठीक है, गंधार, शक, मल्ला और कौशला ये दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया वो पूछा गया है महाजनपद से। ठीक है, और कुल कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे। अब इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इनके बारे में जानकारी हमें जो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, ठीक है, उससे जानकारी मिलती है कि कितने 16 महाजनपद थे। अब 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद जो थे वो वर्तमान यानी कि आज के उत्तर प्रदेश में स्थित थे, है ना, जिनमें कौन कौन से थे, देखो नाम है, कुछ प्रमुख हैं जैसे कि काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, पांचाल, ठीक, इस तरीके से थे। अब आपसे इनसे पूछा जाता है कि इनकी राजधानियाँ क्या हैं और उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थित हैं, तो उनको देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इनकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है, उत्तर निकाय क्या है, सारी चीज़ें हमने क्या किया है, नोट्स में शामिल कर दिया है। तो जो उसमें जुड़ेंगे हमसे उनको नोट्स मिल जाएगा इस क्लास का। नोट्स सिर्फ हम उसी चीज़ का प्रोवाइड कराते हैं जो लगता है कि हाँ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो एक्स्ट्रा अलग तरीके से आपको दे दिया जाता है। जैसे कि काशी की बात करें तो इसकी राजधानी आपकी वाराणसी, कौशल की बात करें तो श्रावस्ती और अयोध्या, एक उत्तरी थी एक दक्षिणी थी, 2 राजधानी। अगर 2 नाम दिखे तो आपको ध्यान रखना कि हाँ एक से ज़्यादा भी राजधानियाँ थी। ठीक है, उसके भी कोई अपने कारण थे, रीजन थे। फिर यहाँ पर लिखा है कि वत्स, तो इसकी कौशाम्बी हो जाएगी। मल्ल तो कुशीनारा और पावा। पंचाल की राजधानी तो अहिक्षत्र और काम्पिल, और इसी तरीके से चेदी की राजधानी शक्तिमती, ठीक है, और कुरु की राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, और मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। इसी तरीके से सूरसेन की मथुरा। तो जो रेड कलर वाले यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये आपके लिए महत्वपूर्ण है अगर आप यूपी के पेपर दे रहे हैं तो। बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे, लेकिन इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा, और इसी तरीके से मगध की राजधानी राजगिर लिखा मिल सकता है आपको एग्जाम में, या फिर राजगृह लिखा मिल सकता है, राजगृह। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ कि बाद में पाटलिपुत्र क्या कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया था। तो पाटलिपुत्र ये जो मगध की राजधानी थी किसने स्थानांतरित की थी, ये आपको बताना है। ठीक है, पता करना है, अपने नोट्स में लिखना है जैसा आप उचित समझें। फिर वज्र की राजधानी वैशाली, अवंती की राजधानी यहाँ पर उज्जैन और माहेश्मती। इस तरह गांधार की तक्षशिला, और कंबोज की हाटक है, और अशमक की राजधानी पोतन है।
तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्रावस्ती की राजधानी आपने क्या देखा, यहाँ पर कौशल्या है। अब इसकी उत्तरी राजधानी कौन सी है, आपकी श्रावस्ती की उत्तरी राजधानी कौन सी है और दक्षिणी राजधानी कौन सी है, ये सारी चीज़ आपके नोट्स में मेंशन है। अच्छा, इनके बीच में एक नदी भी बहती थी, ठीक है, इसका भी खास महत्व हो जाता था कि एक राज्य की राजधानी एक उधर कर दो एक इधर कर दो, है ना। ये आप जब डिटेल में पढ़ोगे तब मिल जाएगा, हो सकता है आप एग्जाम में पूछ ले। तो ऐसे भी चीज़ों को जब आप पढ़ना तो ध्यान रखना है, मतलब पढ़ते वक्त इन चीज़ों को। आपके लिए देखो ये क्या है, ये है 16 महाजनपद, ठीक है। अब 16 महाजनपद और ये उनकी राजधानी है, और ये कहाँ पर, ये मैप पर है, ठीक है। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट आपके क्या है, तो याद रखना कि एक तक्षशिला है, यानी कि गांधारी से पढ़ते हैं। इस समय क्या, इस वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक है, रावलपिंडी पेशावर। अब एक और दक्षिण के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो अस्मक याद रखना, राजधानी पोर्टल या पोतन लिखा हो सकता है। ये कहाँ का क्षेत्र है, ये आपका गोदावरी नदी का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला हो गया। दूसरा आप देख लीजिएगा कि कंबोज यानी कि हाटक, राजौरी और हजारा, ठीक है, ये इसकी लोकेशन यहाँ पर है। तो 3 पॉइंट आपने देख लिया। लेकिन अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ब्लू कलर में, ये दो आपका क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है, निर्देशित करते हैं कि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। तो सूर्यसेन का मथुरा, देखो मथुरा की लोकेशन यहाँ पर है, पांचाल की। अब जो यहाँ पर हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर है क्या कि पांचाल, अब पूछ रहे थे कि पांचाल जो था, ठीक है, वर्तमान जो महाजनपद था, वर्तमान में इसमें कौन कौन से जिले या शहर शामिल हैं। तो याद रखना, इसको काम्पिल लिख देते हैं, लेकिन क्या बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद शामिल है। इसी तरीके से कौशल में तो श्रावस्ती समझ गए, मल की राजधानी तो कुशावती। अब इसमें शहर या स्थान देखिएगा कौन से, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, ठीक है। इसी तरीके से काशी में तो वाराणसी, वज्जी की, तो ये अपना ये अलग हो जाता है। ब्लू में सिर्फ देखेंगे यानी कि यूपी की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वत्स हो जाता है, चेदी हो जाता है। अब चेदी में क्या है, शक्तिमती है, और ये कौन सा रीजन आता है आपका, ठीक है, तो ये आपका बुंदेलखंड आता है। और उसमें क्या है, कौशाम्बी, कहाँ का, इलाहाबाद का। तो ये वाले पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इन्हीं से प्रश्न बना है। तो आप जब भी कभी पढ़ें तो यूपी को ध्यान में रख करके, और ये जो शहरों की लोकेशन है ना, कि ये कौन से महाजनपद में कौन सा शहर या जिला आता है, तो उसको भी पढ़ते चलें। बस यही एनालिसिस का इसका मतलब है, यही इसके फायदे हैं। फिर है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा कवि है जिसने अपनी रचना जे हल ए मिस्किन, ठीक है, जैसे लिखा हुआ जे हल ए मिस्किन है, ठीक है, उसके लिए प्रसिद्ध हैं। जो क्या है, उर्दू गज़ल का प्रारंभिक प्रोटोटाइप है। प्रारंभिक प्रोटोटाइप मतलब उर्दू में गज़ल सबसे पहले लिखी गई, उसका एक मॉडल है, ठीक है। कहते हैं कि कोई चीज़ लॉन्च करनी, बनानी, तो कहते हैं इसका पहले मॉडल लॉन्च करो, मॉडल तो पहले प्रेजेंट करो पब्लिक के सामने, ठीक है। तो उसको इस तरीके से, और ये किसने लिखा है, ये सीधे एग्जामिनर ने लिखा, जिसने आपसे आयोग के द्वारा प्रश्न पूछा गया, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न पूछा गया। तो क्या प्रोटोटाइप है। अब कौन है इसके बारे में, तो यहाँ पर जो विकल्प ए होगा वो सही हो जाएगा, अमीर खुसरो साहब हैं। अब पहले वाली क्लास अगर आपने की होगी तो हमने अमीर खुसरो साहब के बारे में सब कुछ बता दिया था, और ये इसको मैंने करंट से रिलेट करके भी बताया था कि यहाँ पर सालाना एक सम्मेलन होता है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी शिरकत की, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और दूसरे पेपर में भी वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो कुछ चीज़ें क्या हैं कि उनके बारे में खोद करके इन्फॉर्मेशन निकालते रहिए, हो सकता है कहीं ना कहीं आपको इसका सामना हो ही जाएगा, है ना, और फ़ायदा भी होगा उससे। फिर यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमने नहीं पढ़ाई थी वो शामिल कर लें, जो पढ़ा चुके थे उसको यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि उसकी जगह पर हम दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको बता पाएंगे। आमिर खुसरो के बारे में बात करें तो जेहाल मिस्किन क्या है, एक इनकी रचना है, और कैसी है, वो फारसी और हिंदुस्तानी कविता है। इस किस विषय पर आधारित है, तो प्रेम और सौंदर्य पर आधारित है। अब ये चीज़ें आपके लिए कब काम आएंगी, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कथन में। और अब जो लेटेस्ट में पेपर हो रहे हैं अगर आप खोल करके देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कथन बेस्ड क्वेश्चन जा रहे हैं, ठीक है। इसी में भी हम आपको दिखाएंगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कहने का मतलब ना, एक बार पीसीएस और आरओ वाले एक बार भले ही सोच लें कि हाँ सस्ता क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन पूछ लें, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी वाले, ठीक है, बिल्कुल यूपीएससी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। वो सेंट्रल का नहीं पूछ तो यहाँ का रहा है, लेकिन पैटर्न को यहाँ पे कह रहे हैं, क्वेश्चन को बड़ा पूछने में हिचकिचा नहीं रहे हैं, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन को शामिल करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। विषय की बात करें तो आपने देख लिया कि प्रेम और सौंदर्य से इसका मतलब है विरह की भावना को व्यक्त करती। अब इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा है, खास है, तो वो है शैली हो जाता है, ठीक है। फारसी याद रखना, हिंदुस्तानी भाषाओं के मिश्रण में लिखी गई थी। और जो खुसरो की क्या है, साहित्यिक शैली, तो खुसरो की साहित्यिक शैली क्या है, फारसी और हिंदुस्तानी भाषाओं का मिश्रण था। फिर यहाँ पे इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं तो आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बस शुरुआत का ही इतना ही आपसे एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। अब अमीर खुसरो क्या थे, तो इनको तूती हिंद भी कहा जाता था, और भी कुछ बहुत कुछ था जो इससे पहले क्लास में शामिल है, तो याद रखना।
अब इन्होंने तबला सितार जो भी था वो हम पढ़ा चुके हैं, आपको याद भी आ रहा होगा कि हाँ इनमें इनका योगदान था, खड़ी बोली में क्या योगदान था, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर हो चुकी हैं, कुछ कवर होती रहेंगी, बच्चे कवर होती जाएंगे। इनकी रचनाओं में क्या है, तो खज़ैन उल फुतू है, ठीक है, तुगलकनामा, नूर सिपहर और आशिका, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें शामिल। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, इनकी जो पंक्तियां हैं, कविताएं हैं, वो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने और कहा कि इनके योगदान जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। भाषा की बात करें तो फारसी, हिंदी और हिंदुस्तानी में इन्होंने रचनाएं की, है ना। फिर आपसे जो प्रश्न पूछा गया करंट अफेयर से, तो इसको हम देखेंगे, रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हमें पढ़ना है आने वाले में। तो 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ, ठीक है, इसकी रैंकिंग जारी की गई। उसमें पूछा गया कि किस शहर को उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि नोएडा। अब देख लेते हैं हमसे क्या पूछा गया, 2023 में स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग, ठीक है। तो ये बात है 2023 की स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग की, लेकिन ये आंकड़े जारी कब किए गए, ये आंकड़े जारी होते हैं आपके 1 साल बाद, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि सर्वेक्षण आपका 2023 के परिणाम है, रैंकिंग जारी कब होते हैं, 11 जनवरी 2024 को 24 में जारी होते हैं। जारी करने वाला मंत्रालय कौन सा है, तो आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। अब नोएडा को शामिल किया गया किस कैटेगरी में, तो कचरा मुक्त शहर के रूप में शामिल किया गया और इसको 5 स्टार रेटिंग मिली थी। और वाराणसी को किस में शामिल किया गया, तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। तो कैटेगरी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब आप करंट पढ़ेंगे तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइड करके आपको पढ़ना है, ठीक है। अब जब ये रैंकिंग मतलब देते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि ये सर्वेक्षण कर रहे हैं तो किस हिसाब से हम रैंकिंग देंगे। तो ये 5 पॉइंट जो हैं तो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हों, क्योंकि ये तो लगभग नहीं बदलते हैं, कुछ बदलते हैं तो हम यहाँ पर कंप्लीट कराते रहेंगे, उनको चेंजेस कराते रहेंगे, ठीक, चेंजेस। फिर देखते क्या पूछा गया। पहला क्या था कि डोर टू डोर जो आपका गार्बेज कलेक्शन है इसको शामिल किया गया। आपका जो स्रोत पृथक्करण है, ठीक है। फिर यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्रों की जो स्वच्छता है उसको शामिल किया गया, स्वच्छ जल निकाय को शामिल किया गया, और उस शहर की स्वच्छता पर नागरिकों की जो प्रतिक्रिया, यानी कि क्या बोलते हैं कि आप रेटिंग दे दीजिएगा, ठीक है, या फिर फीडबैक दे दीजिएगा, इस तरीके से, है ना। तो इसको शामिल किया गया था। तो कुल कितने 5 पॉइंट थे, तो ये हो गया। अब आप क्या देख लेते हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए, तो ये हो जाता है आपका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, ठीक है। इसके मुताबिक क्या था, तो सबसे साफ जो है था हवा वाला जिला, तो आपका एक शहर तो रायबरेली था शहर, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, आगरा था और फिरोजाबाद भी था। अब ये जो 24 में जो आंकड़े जारी किए गए इसमें कौन कौन से थे, कैसे थे, तो मैं यहाँ पर सीधे बता दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे हो, कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड करना है जब भी आप पढ़ेंगे। तो देखो 3 लाख से कम आबादी की जो शहर हैं उनकी अलग रैंकिंग जारी की गई। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहर हैं, ठीक है, जो फिरोजाबाद, उसकी रैंकिंग जारी की गई। हम यहाँ पर बता रहे हैं कि आप करंट अफेयर कैसे पढ़ेंगे, बाकी आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट तो आप पढ़ लीजिएगा। फिर क्या है कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर, ठीक है, जिसमें सूरत को शामिल किया गया, एमपी के जबलपुर को शामिल किया गया, तीसरे स्थान पर आगरा को शामिल किया गया। ये हो गया। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है उसे देख लेते हैं कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के बारे में जो है, ठीक है, ये क्या है, तो यह सर्वेक्षण जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा कराया गया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मंत्रालय ध्यान रखना है, ठीक है। कितने शहर शामिल किए गए हैं उन्हें ध्यान रखना है जब आगे करंट अफेयर पढ़नी है आपको। तो और कैसे किया जाता है, तो सर्वेक्षण के आधार पर ही देश के जो शहरों की वायु की गुणवत्ता है उसमें सुधार का आकलन किया जाता है, और ये हर साल 7 सितंबर को आंकड़े जारी किए जाते हैं, ठीक है, इस सर्वेक्षण के। तो करंट अफेयर को आप आगे कैसे आपको पढ़ना है वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, सीधे यहाँ पर यूपी का पूछ लिया गया। तो आपको क्या करना है, यूपी के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें कवर करनी है ना, अगर यूपी का एग्जाम दे रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या करना है कि अगला जो प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक स्थल बुद्ध के समाधि के स्थल के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कुछ नया नहीं है, बस हो सकता है आपको लैंग्वेज नहीं लगे, ठीक है। तो किसे जाना जाता है, कुशीनगर के रूप में जाना जाता है। अब बुद्ध जी के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, ठीक है, ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, एक ये हो जाता है। तीसरा आपका क्या हो जाता है, नदी कौन सी थी, निरंजना नदी थी, वृक्ष कौन सा था, पीपल। तो ये सारे क्वेश्चन पुराने हो चुके, ठीक है, ये करेंगे तो रिपीटेड जाएगा। अब इनको सिलेबस से क्वेश्चन पूछना भी है तो क्या करेंगे, उसकी भाषा में बदलाव करते हैं, ठीक है, ऑप्शन में बदलाव करते हैं। तो इस तरीके से कुछ हो रहा है एग्जाम में आपके। तो कुशीनगर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसमें, यानी कि विकल्प पे सही उत्तर होगा। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट डिटेल है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर जो आप नीचे लिखा देख रहे हो ना, ये आपका क्या है, ये
जो मास्टर की आंसर की जारी होती है आयोग के द्वारा, तो उसका यहाँ पर कटआउट लगा हुआ है, जैसे कि आप उसको देख करके वेरीफाई कर सको। अब कुशीनगर शहर के बारे में देख लेते हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है? कौन सा? कुशीनगर का क्या ये महत्वपूर्ण का तीर्थ स्थल है, वो स्थित है। तो कुछ इस तरीके से। अब एक यहाँ पर आता है शब्द आपका रामभर स्तूप या रामाभर स्तूप या रामाभार स्तूप, कुछ भी आपको एग्जाम में है, क्योंकि शब्द में बोलचाल के हिसाब से शब्द में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, लेकिन कंसिडर क्या करना है, ये यही है, ठीक है। अब ये स्थित कहाँ पर है? तो ये कुशीनगर में स्थित है। यहाँ पर क्या हुआ था, बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था, उसके बगल में ही हिस्से के रूप में इसे एक माउंट या टीले के रूप में बना दिया गया, जिसे क्या बोलते हैं, स्तूप का नाम दिया जाता है। अच्छा, स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, ये आपको पता करना है या बताना है, या अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा, कथन में ही मिलेगा और उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ही आपको मिलेगा। हो सकता है अब वो जीएस में मिल जाए या फिर यूपी में, तो फिक्स है, ठीक है। क्योंकि स्तूप का सबसे ज़्यादा जो मतलब शब्द बार बार आता है, तो यूपी के ही जीएस और जीके इसमें आता है पोर्शन में। महापरिनिर्वाण मंदिर, तो यहाँ पर क्या, जहाँ पर कुशीनगर में ही क्या महापरिनिर्वाण मंदिर बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पर इनकी क्या है, लेटी हुई मुद्रा है, इनकी मूर्ति है। फिर यहाँ पर देखते हैं रामभर स्तूप के बारे में, तो ये कहाँ पर है, हिरण्यवती नदी याद रखना है, और कहाँ पर है, कुशीनगर में याद रखना है। सारनाथ के बारे में आप सब जानते हो, कहाँ पर है, ये वाराणसी के पास में स्थित है, ठीक है। बुद्ध को यहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी और पहला उपदेश इन्होंने दिया था, ठीक है, फर्स्ट सरमन जिसे बोलते हैं। लुम्बिनी के बारे में बात करें तो ये देखिए क्या, ये वाला आपका पोर्शन है जो आपका ये हो जाता है, नेपाल वाला पोर्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है नॉर्थ का, ये हो जाता है आपका साउथ का। तो जो दक्षिणी भाग है नेपाल का, वहाँ पर लुम्बिनी स्थित है, जहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ था। तो सारी चीज़ें आप जानते हो, और इनकी माता का नाम क्या था, ये आपको पता करना है। माया देवी मंदिर यहाँ पर है। अच्छा, अशोक का यहाँ पर कौन सा स्तंभ मिलता है, शिलालेख मिलता है, जिसमें क्या मेंशन है? अच्छा, ये वहाँ पर कब विजिट किया था, मतलब अशोक कब वहाँ पर लुम्बिनी गए थे, और गए थे तो उन्होंने मतलब क्या छूट दी थी, कुछ कर माफ़ किया था, क्या किया था? तो ये आपके एग्ज़ाम मतलब दिमाग में मैं डाल दे रहा हूँ, जब आप पढ़ोगे तो याद आएगा और आपके एग्ज़ाम में ये काम आएगा, ठीक है। बोध गया के बारे में आप जानते हो, कहाँ पर है, बिहार में। बिहार के कहाँ पर, तो ये गया जिले में स्थित है, जहाँ पर इनको क्या बोलते हैं, बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ था, इस तरीके से बोधि वृक्ष, ये सारी चीज़ें लगभग जो हैं ये। तो हमें क्या देखना था यहाँ पर, सिर्फ जो ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया था कि समाधि स्थल के बारे में, ठीक है, बुद्ध के समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। तो आपका कौन सा है, कुशीनगर है। तो आने वाले एग्जाम के लिए आपको कैसे पढ़ना है, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा थोड़ा सा बदलाव है, ठीक है। जैसे लिखा है यहाँ पर टिहरी बांध परियोजना, ठीक है, किस देश के सहयोग से पूरी हुई है? तो इतना तो क्वेश्चन सही है, लेकिन जो ये यहाँ पे लिखा हुआ ना कि उत्तर प्रदेश में, तो ये गलत हो जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 2025 में, आपसे क्या कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। अभी अलग बात है कि जब आयोग रिवाइज आंसर की जारी करेगा उसमें कुछ बदलाव करेगा नहीं करेगा, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन हम सारी दिए दे रहे हैं यहाँ पर। किसके सहयोग से हुआ? तो ये सोवियत संघ के सहयोग से हुआ, यानी कि नाम क्या था, USSR, जिसे रसिया बोलते हैं, है ना। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। डिटेल्स में देखेंगे कि ये जहाँ पर ये लिख दिया गया कि ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये गलत है। ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, उत्तर प्रदेश से निकाल करके उत्तराखंड बना दिया गया, तब ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये उत्तराखंड में हो गया। अब टिहरी बांध कहाँ पर है? तो टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है ये, और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिला कौन सा है? तो टिहरी जिले में स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो याद रखना कि भागीरथी नदी है, दूसरी आपकी विलांगना नदी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, और अभी बिहार का जो SI का एग्जाम हो उसमें भी क्वेश्चन पूछा है, यानी कि ये क्वेश्चन जो है कहीं भी पूछा जा सकता है। ये नहीं कि हम यूपी के हैं या क्या बोलते हैं उत्तराखंड के तभी पूछा जाएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना को रूस के द्वारा जो सहायता प्रदान की गई थी वो कैसी थी? वो तकनीकी सहायता थी और वित्तीय सहायता थी, यानी कि टेक्नोलॉजी और फिनांस दो तरीके से प्रोवाइड कराया गया था। समय क्या था? 1986 में प्रोवाइड कराया गया था, तब उसका नाम USSR था। फिर उसके बाद में 1991 टू 1992 में क्या किया गया, इसमें इसका रूस का विघटन होता है, ठीक है, और कई सारे जो उसके प्रोविंसेस थे अलग हो करके क्या बोलते देश बना लेते हैं, और फिर जो बचा हुआ जो पार्ट है तो वर्तमान में जैसे हम रूस के नाम से जानते हैं, ठीक है, तो वह रूस है, ठीक है। फिर यहाँ पर बांध की ऊंचाई, तो बांध की ऊंचाई यहाँ पर दी गई है। ऊंचाई के संबंध में इसमें क्या है कि इसकी वर्ल्ड के लेवल पर इसकी क्या रैंकिंग है और भारत के हिसाब से इसकी क्या रैंकिंग है, वो हमने नोट्स में लिख दिया है।
तो उसे जाकर के आप कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्थापित क्षमता और अन्य उपयोग जो हैं डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसे देख लीजिएगा, ठीक है। टिहरी बांध क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान रखना है, और इसका निर्माण 1978 में शुरू होता है और 2006 में इसका पूरा हो जाता है। अब इससे बिजली प्रदान करते हैं, ठीक है। किसको किसको मिलती है? तो उन राज्यों का नाम लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, तो इन सबको बिजली मिलती है। फिर इनका नाम ये परियोजना है तो इसमें पर्यावरणविद रहे हैं एक सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, इनका भी नाम इससे जुड़ा हुआ है। तो किस तरीके से जुड़ा हुआ है तो ये आप पढ़े होंगे, तो इसको रिकॉल करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ठीक है, जहाँ भी आपको कहीं मिले। फिर देखते हैं कि अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो था एक पहल के बारे में, ठीक है। अब पहल कैसी थी? उत्तर प्रदेश में स्थायी शहरी गतिशीलता में तेजी लाने के लिए एक पहल शुरू की गई, ठीक है। पहल का नाम क्या था? पहल का नाम था मेरी बस मेरी सड़क, ठीक है। यानी कि ये क्या था? एक इनिशिएटिव था, इनिशिएटिव का नाम था मेरी बस मेरी सड़क। तो ये था कि कई लोगों के जो कई संस्थान थे उनको मिल करके उनके सहयोग से शुरू की गई। तो यही पूछा गया कि ये किनके बीच की सहयोगात्मक पहल है? तो ये सहयोगात्मक पहल है आपका शहरी परिवहन निदेशालय की, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी की, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरा आपका हो जाता है ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद, ठीक है। ये तीन जो संस्थाएं थी इसमें शामिल थे। तो अब देखो उत्तर प्रदेश की बात है, आप क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, उसमें अमेरिका का भी कोई संस्थान या एजेंसी शामिल है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य भी ध्यान रखना है, शहरी गतिशीलता में तेजी लाने के लिए। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए वो डिस्कस करते हैं। इसमें जो डिस्कस करने वाली बात है वो ये है कि समय और उद्देश्य। तो आप ये समझिए कि मेरी बस मेरी सड़क, इसमें है क्या कि शहरों पर क्या है, शहरों की जनसंख्या बढ़ रही है, लोग गांव से शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी किसके? रोजगार के लिए, बेहतर जीवन के लिए। अब यहाँ पर उससे क्या हो रहा है? वहाँ की जो वायु की गुणवत्ता है वो खराब हो रही है। अब वायु की गुणवत्ता ना खराब हो तो उसके लिए क्या करेंगे कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए? जो क्या सस्टेनेबल होना चाहिए। अब सस्टेनेबल में क्या करेंगे? वो क्या करना चाहिए, जो कार्बन जो क्या बोलते हैं इमिशन है वो कम हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक का बसेस का यूज़ करेंगे, ईवी का जिसका नाम सुने हो, ठीक है। अब तो यहाँ पर बसेस किस टाइप की ज़्यादातर इंक्लूड की जा रही हैं? तो ईवी बसेस इंक्लूड की जा रही हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करना, इससे क्या होगा? तो शहरी परिवहन जो होगा वो मजबूत होगा। इससे क्या होगी? कनेक्टिविटी होगी। जब कनेक्टिविटी होगी तो क्या होगा? जो रोजगार होगा और आर्थिक विकास होगा इसको बढ़ावा मिलेगा। और जो किसी भी शहर की जो वायु की गुणवत्ता होगी यानी कि एयर क्वालिटी वो सुधरेगी। जब एयर क्वालिटी सुधरेगी तो वो शहर में रहने वाले जो लोग होंगे उनका क्या हो जाएगा? जो हेल्थ होगी वो अच्छी होगी। जब उनकी हेल्थ अच्छी होगी तो उनको जो क्या बोलते हैं जो चिकित्सा पर पैसा है वो कम खर्च करना पड़ेगा। जब कम खर्च करना पड़ेगा तो उनका क्या हो जाएगा? आर्थिक विकास होगा। किसका? राज्य का भी, राज्य के लोगों का भी। तो एक चीज़ों से कितनी चीज़ें जुड़ी हुई। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए इन तीन लोगों की सहभागिता से ये पहल शुरू की गई। पहल का नाम क्या है? मेरी बस मेरी सड़क परियोजना, है ना। अब यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर लिखा, बस इसको देख लीजिएगा कि 2031 तक उत्तर प्रदेश में 12,000 से अधिक नगरीय बसों की आवश्यकता होगी। क्यों होगी? हमने यहाँ पर मोटा मोटा डिस्कस कर लिया है ना। तो जैसे कि क्या होगा, ये पीएम पार्टिकल, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो भी प्रदूषक घटक हैं उनको कम करने में मदद मिलेगी। और बाकी जो अर्थव्यवस्था, आर्थिक, लोगों की बचत, ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। बस ये 2031 शब्द ध्यान रखना, हो सकता है आगे वाले पेपर में कहीं आपको दर्शन हो जाए इसके, है ना। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे जो पूछा गया था यूपीएसआईडीए, ठीक है, यूपीएसआईडीए देख लेते हैं। तो यूपीएसआईडी की एक प्रमुख परियोजना है और क्या है वो? दिबियापुर प्लास्टिक पार्क। तो ये पूछा जा रहा है ये कहाँ पर स्थित है? तो और ये कहाँ स्थित है? आपका औरैया जिले में। अब ये ऐसा आपसे पूछा क्यों गया, ठीक है, और इससे और क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकती है? तो यूपीएसआईडीए, ठीक है, ये देखना है आपको। तो ये स्थित आपका कहाँ पर है? ये औरैया में है ना, और दिबियापुर में प्लास्टिक पार्क। अब प्लास्टिक पार्क में क्या है? तो यहाँ पर देखिए कुछ है, यहाँ पर गेल है, गेल का नाम आप जानते होंगे, गेल के बारे में। एनटीपीसी है, ठीक है, एनटीपीसी वो थर्मल पावर वाला है, ठीक है, एनटीपीसी वो रेलवे एग्जाम वाला नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपका सीपीआई पीईटी है, ठीक है। इसी तरीके से ये सारी संस्थाएं हैं। फिर उसके साथ में आपकी वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाओं में आप सिडबी, हुडाको, नाबार्ड जानते होंगे। अब सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। नाबार्ड का तो आप जानते होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देख ले तो ये क्या है? ये यहाँ पर
इनके समन्वय से एकीकृत प्लास्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है। अब जो भविष्य के लिए आपके लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, जो ध्यान रखना है वो ये है, आपको हो सकता है लगे करंट अफेयर का, लेकिन अगर इतना ही आपको पता है ना तो लॉजिकली रूप से आप इसको गेस करने में या सही टिक लगाने में सफल होंगे वहाँ पर। ठीक है, ये इन पॉइंट पे हम फोकस कर रहे हैं। इत्र के आसवन यहाँ पर लिखा हुआ, इत्र के आसवन और विनिर्माण के लिए पार्क विकसित किया जाएगा। इत्र का आसवन क्या होता है? जो आपका जो डिस्टिलेशन होता है ना, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, रसायन विज्ञान में, तो डिस्टिलेशन होता है और उसका जो मेकिंग प्रोसेस होता है, तो उसके लिए एक पार्क या जगह बनाया जाएगा वहाँ पर। दूसरा क्या हो यहाँ पर है कि इत्र पार्क के आधुनिक आसवन यानी कि जो मॉडर्न डिस्टिलेशन है और उसका जो निष्कर्षण के लिए इकाइयों के लिए कन्नौज में एक विशेष इत्र विनिर्माण क्षेत्र भी होगा। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, दो दूसरा और ये तीसरा हो गया। तीसरे में क्या है, इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखना कि अंतर्राष्ट्रीय इत्र संग्रहालय की स्थापना करना है। तो इत्र का मतलब आप जानते हैं कन्नौज से है ना। अब आता है UPSIDA के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो क्या हो जाता है ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, अब ये करते क्या है, तो ये राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं जितने भी हो सकते हैं, अब औद्योगिक क्षेत्रों से, भूमि के प्रबंधन से, ठीक है, इन सब के लिए। अब इससे होता क्या है, तो इससे आर्थिक विकास होता है और जो रोजगार सृजन होता है उसमें बढ़ावा मिलता है। तो ऐसे कामों में क्या है, ये क्या करता है, अपनी भूमिका अदा करते हैं, है ना, अपनी जिम्मेदारी निभाता है ये संस्थान। फिर देखते हैं जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो क्या है कि पूर्ण कुंभ मेला जो है, यहाँ पर ये पूछा गया कि पूर्ण कुंभ मेला के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पर स्पेस दे दिया गया। पूर्ण कुंभ मेला प्रत्येक, फिर लिखा हुआ कब, तो पूर्ण कुंभ होता है कब, 12 वर्ष बाद में, है ना। 12 वर्ष में 4 स्थानों में से एक पर बारी बारी से लगता है। कहाँ पर? पहला है प्रयागराज, फिर उज्जैन है और यहाँ पर लिखा हुआ नासिक। तो प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया, तो अब अगला क्या बचता है, अगला बचता है आपका हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार बचता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 12 कहाँ पर लिखा है और हरिद्वार कहाँ पर लिखा है, तो विकल्प डी देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी इसकी जो सारी डिटेल है, इससे पहले वाली जो क्लास हुई उसमें सारी डिटेल कंप्लीट हो। मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगी। 6 साल बाद क्या होता है, 12 साल बाद क्या होता है। अब ये जो चारों कुंभ लगते हैं किन किन नदियों के किनारे लगते हैं, ये पहले भी क्लास में सब कंप्लीट है ना। चैनल पर जाएंगे देखेंगे, उसमें PYQ के सेशन में मिल जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ कि अगला जो प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में पहली दुग्ध सहकारी समिति की जो स्थापना है वो कब की गई। देखिए कब की गई और कहाँ की गई, 2 चीज़ें पूछी गई थी। तो अब प्रयागराज यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, विकल्प सी में इलाहाबाद दिया गया, तो हम इलाहाबाद टिक करेंगे, इलाहाबाद में। और कब, 1917 में। ठीक है, तो विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, वो सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको कवर करते हैं। ठीक है, जिनसे क्वेश्चन हो सकता है भविष्य में संभावना है, संभावित है। उत्तर प्रदेश में पहली दुग्ध सहकारी समिति आपने देख लिया, इलाहाबाद में है। ठीक, स्थापित की गई थी 1917 में। अब इलाहाबाद ना लेकर के एग्जैक्ट पे जाए तो क्या ध्यान रखना, तो कटरा में स्थापित की गई थी, है ना। जो देश में सहकारी क्षेत्र में दुग्ध व्यवसाय की क्या थी, शुरुआत थी। कैसे, सहकारी में। आपने अमूल का नाम सुना है ना, अमूल क्या है, ये सहकारिता के हिसाब से तो ये शुरू की गई थी, है ना। तो बहुत बड़ा योगदान है सहकारिता का। फिर यहाँ पर लिखा हो कि पहली दुग्ध सहकारी समिति, तो आपने देख लिया कटरा में। ठीक है, 1917 में। अब देश का पहला दुग्ध संघ कौन सा है, संघ ध्यान रखना है। ठीक है, कौन है, तो इसका नाम 1938 में बनाया गया। नाम इसका था कहाँ पर, लखनऊ में। और नाम क्या था कि लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड। ठीक है, स्थापना इसकी लखनऊ में हुई थी। अब उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास के लिए क्या किया गया, तो एक नीति लाई गई 2022 में। ठीक है, नीति का नाम क्या था, तो उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध प्रोत्साहन नीति। तो ये नीति के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो नीति अपडेट की जाती है ना, लाई जाती है, उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, तो कब की है, 2022 की है। लागू कब की गई, तो लागू भी 2022 में की गई। कभी कभी क्या होता है कि नीति बन जाती है और लागू होती है लगभग 1 साल बाद में, या फिर 1 या 1.5 साल या 2 साल बाद में लागू होती है। ठीक है, उसमें कुछ बदलाव करने होते हैं या फिर कुछ प्रोसेस जब डिले होता है तब क्या होता है, तो यहाँ पर ईयर चेंज हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। अब ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, नंद बाबा दुग्ध मिशन आपके उत्तर प्रदेश की मुख्य परीक्षा में और मिलान वाले में पूछा गया था, है ना। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। यानी कि दुग्ध उत्पादकों को गांव में उचित मूल्य पर दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए इसे लागू किया गया।
फिर आता है आपका कि उत्तर प्रदेश दुग्ध परिषद यानी कि काउंसिल, तो 1976 के उत्तर प्रदेश दुग्ध जो अधिनियम था उसके तहत इसका गठन किया गया, है ना। अगला जो पॉइंट है कि दुग्ध विकास में जो उत्तर प्रदेश का स्थान, तो आप सब जानते हो शीर्ष पर है। अच्छा, तो ये शीर्ष पर है तो दूसरे नंबर पर कौन सा है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दूसरे नंबर पर कौन सा है और तीसरे नंबर पर, ठीक है। तीन या ऊपर के जो तीन है ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये याद कर लीजिएगा। अब त्रिस्तरीय सहकारी संरचना क्या होती है, तो वही आप समझ लीजिएगा, गांव के लेवल पर, जिला के लेवल पर और राज्य के लेवल पर, है ना। यहाँ पर समिति होती है और यहाँ पर संघ होता है और यहाँ पर महासंघ होता है। फिर देखते हैं अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये कुछ आपका इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा, एनी बेसेंट। तो इस तरीके से अब ये सब फोकस करिएगा यहाँ पर कि बनारस में नाम क्या है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज, बस इतना हो गया, एनी बेसेंट के द्वारा। अब यही क्वेश्चन देखिए यूपीएससी पूछता है सीडीएस के एग्जाम में 2021 में। अब नाम क्या दिया गया, बनारस में क्या, केंद्रीय हिंदू स्कूल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम यहाँ पर ये भी चीज़ यहाँ पर हमने शामिल कर लिया है। तो कौन था, एनी बेसेंट थी, ठीक है। समय क्या था, 1898 में यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको बाद में क्या किया गया, क्वेश्चन में देखो इन्फॉर्मेशन और ऐड की गई है, जिसे बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में के रूप में विकसित किया गया था। तो सेंट्रल हिंदू बनारस विश्वविद्यालय का जो विश्वविद्यालय का केंद्र है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का क्या है, केंद्र है, ठीक है। स्थापना जुलाई 1898 में, किसके द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा। अब एनी बेसेंट किससे संबंधित हो, तो ये थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उससे संबंधित थी। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो 1916 में क्या था इनके संबंध में। तो 1916 में ये था कि लोकमान्य तिलक के साथ मिल करके इन्होंने होम रूल लीग की शुरुआत की थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दोनों लोगों ने होम रूल लीग की जब शुरुआत की तो अलग अलग किया। आपको ये बताना है कि किसने पहले किया था, ठीक है, और किसने बाद में किया था होम रूल लीग की शुरुआत। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर सटीक से क्वेश्चन पूछेगा तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। अब 1917 में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हुआ था। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए तो ये पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। आपको ये बताना है कि जो ये अधिवेशन हुआ, ठीक है, 1917 में, तो ये कहाँ हुआ था, ये हमने नोट्स में मेंशन कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर और कुछ खास क्या हुआ था। और फिर उसके बाद में पहली जो भारतीय महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी उसके अधिवेशन की क्या बनी, अध्यक्ष बनी, पहली भारतीय महिला, वो थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो इनका आपको समय बताना है और कहाँ पर हुआ था ये वाला अधिवेशन, जहाँ पर सरोजिनी नायडू जी ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है कि वाराणसी में 1898 में इन्होंने इसकी स्थापना की। फिर बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित होने के लिए इस कॉलेज को पंडित मदन मोहन मालवीय जी को क्या उपहार में दे दिया गया था, जिस पे इन्होंने बाद में काम किया। अभी काम इन्होंने इस पे कब किया, मतलब वो डेट क्या है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह 1916 में वाराणसी में बीएचयू की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। अब उपाधि से अगर क्वेश्चन पूछे तो इनको उपाधि महामना की दी गई थी, किसके द्वारा, तो याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा। फिर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे यानी कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति, इन्होंने इनको कर्मयोगी की उपाधि प्रदान की थी। अब जब कथन बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो ये कौन थे, तो याद रखना ये भारतीय विद्वान थे, शिक्षा सुधारक थे और ये कार्यकर्ता थे। ये किसी चीज़ के संस्थापक रहे, किसके संस्थापक रहे हैं उसे देख लेते हैं। नाम है उसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारत हिंदू महासभा, है ना। फिर देखते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में। तो हो सकता है कहीं लोकमान्य तिलक लिखा मिल जाए इनका नाम, और इनका मूल नाम अगर पूछें तो केशव गंगाधर तिलक है, ठीक है। इनकी मृत्यु जो हुई थी तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। तो 1 अगस्त 1920 आपको ध्यान रखना है। ये कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक थे, समाज सुधारक और वकील थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इन्हें भारतीय अशांति का जनक या पिता कहा जाता है, ठीक है, और आदर स्वरूप इनको क्या कहा जाता है, लोकमान्य कहा जाता था। अब जो भारतीय जो अशांति के जनक या पिता जिनको कहा गया, तो किसके द्वारा कहा गया था, एक अंग्रेज व्यक्ति था, ठीक है, उनके द्वारा कहा गया था। और कौन थे, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये आप बताएंगे, है ना। मराठी भाषा में इन्होंने एक नारा दिया था, ठीक है, जिसका मतलब क्या था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करके ही रहूँगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है आपकी आगामी परीक्षा के लिए जो संभावित है।
फिर यहाँ से आपसे क्या पूछा गया कि सूची मिलान के लिए कहा गया, और यहाँ पर क्या कुछ संस्थान के नाम दिए गए। संस्थान नहीं, क्या है ये, अभी अभ्यारण्य है। कैसे अभ्यारण्य, तो ये पक्षी अभ्यारण्य है, और ये कहाँ पर स्थित है। अब ये पक्षी अभ्यारण्य कैसे, तो उसमें आप देखेंगे कि अधिकतम या फिर मैक्सिमम क्या है, ये रामसर साइट है ना। तो उत्तर प्रदेश की जितनी रामसर साइट हैं उनको सबको आपको पढ़ के रखना है या फिर जानना जरूरी है। अब नवागंज पक्षी अभ्यारण्य की अगर बात करें तो ये कहाँ स्थित है, तो ये उन्नाव में है। तो पहले का क्या हो जाता है यहाँ पर दूसरा, तो पहले का दूसरा कहाँ पर दिया गया है, 2 जगह पर। फिर है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ हो जाता है, गोंडा में, ठीक है। तो तीसरा हो जाता है, तो फिर यहाँ पर तीसरा हो गया, ठीक है। यहाँ भी तीसरा दिया गया है। फिर लिखा हुआ कि समन पक्षी अभ्यारण्य, तो समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये मैनपुरी में है। तो फिर क्या हो जाना चाहिए था, सी का पहला, तो सी का पहला यहाँ पर है, ठीक है। तो विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब यहाँ पर। फिर समसपुर देखें तो समसपुर कहाँ पर है, तो आपका समसपुर हो जाता है रायबरेली में, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है तो ये आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो, अगर वहाँ पर छोटा लिखा है तो। अब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है, तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, उन्नाव जिले में है, जो 1984 में बनाया गया था या घोषित किया गया। पार्वती अरंग क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है, तो ये गोंडा जिले में 1990 में। अब यहाँ पर एक गोखुर टाइप की झील है, ठीक है, गोखुर इस तरीके से। तो पार्वती और अरंगा 2 झीलें हैं जिनको मिलाकर के पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है, ठीक है। ये रामसर साइट कब घोषित की गए थे, इस तरीके से भी सारी चीज़ें क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें आपको ध्यान रखना है। समन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये मैनपुरी में है, ठीक है। और ये कब, 1990 में बना। और समसपुर का कहाँ पर है, तो ये रायबरेली में स्थित है। ये अब आपको ये बताना है कि जो इसका स्थापना वर्ष है वो कब का है, और सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य, सबसे नया पक्षी अभ्यारण्य और सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो नोट्स मिलेगा, जो हमारे उसमें ग्रुप में जुड़ेंगे तो उनको मिल जाएगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, जहाँ पर हो सकता है कि सबको नहीं लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो कि समानपुर पक्षी अभ्यारण्य और समस में कन्फ्यूजन होता है। तो समन और समसपुर कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है समन, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन, ठीक है। इसी तरीके से मैनपुरी में भी एन है, तो समन में एन, ठीक है, और मैनपुरी में एन। अब नहीं भूलोगे, है ना, याद हो गया। तो बाकी बचा समसपुर, और समसपुर कहाँ पर हो जाएगा आपका, तो ये कहाँ पर है आपका, रायबरेली में, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, तो इससे कुछ ना कुछ आपको याद करने में, रिवाइज करने में हेल्प मिल जाएगी। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, मैंने कहा था कि कथन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इतना बड़ा पूरा क्वेश्चन है। अब इसको छोटा कर यहाँ पर क्या पढ़ के बता देना अगर आपको विजिबल नहीं है तो। और ये इतने सारे कथन है, देखिए ए में इतने सारे, ये कथन दिया गया, ये पहला कथन है, ये बी वाले में दूसरा कथन है, सी वाले में ये कथन है, डी वाले में ये कथन है, फिर जाके चौथा ऑप्शन दिया गया। और ये देख के लगता है कि यूपीएससी या पीसीएस का पेपर है, लेकिन ये यूपी ट्रिपल एससी का पेपर है ना। और ऐसा नहीं कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है वो करंट का हो, ठीक है, ये करंट का नहीं, ये काफ़ी पुरानी योजना के बारे में पूछा गया, पुरानी योजना है। योजना कौन सी है, योजना का नाम है उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना, ठीक है, ये है। तो इसके बारे में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो सही है हमें वो बताओ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं, पढ़ेंगे तो टाइम लगेगा, सीधे बता दे रहे हैं। तो इस योजना के बारे में पहले सीधे देख लेते हैं, है ना। ये योजना जो शुरुआत की गई इस योजना की, तो इसका जो पूरा उद्देश्य था, जो बाल श्रम था उसको कम करना। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई थी। समय था आपका 1990 में, तो 1990 कोई करंट अफेयर तो नहीं है ना। और ना ही ये वीपीओ का पेपर है जो योजनाएं पूछी जा रही हैं, सिर्फ बाकी कहीं नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी का पेपर जो डेंटिस्ट वाला एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का उद्देश्य था कि जो 8 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष जो आयु वर्ग है उनके बीच के जो बच्चे हैं, यानी किशोर या किशोरियाँ हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और कहीं काम कर रहे हैं, तो उनको क्या करना, उनको इतना पैसा दे देना कि उनकी जो आय हो रही है उसकी क्षतिपूर्ति हो सके। और उनको ये पैसा तभी मिलेगा जब वो स्कूल जाएंगे, और पास होंगे तो इनको प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, वो स्कूल जाएंगे, वो कामकाज उनको पैसा मिल रहा है उसकी भरपाई इस योजना के माध्यम से हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे बाल श्रम खत्म होगा, है ना, या उस पर रोक लगेगी कुछ इस तरीके से, या कम करने में मदद मिलेगी, ये था। इससे लाभ क्या होगा तो आपने समझ लिया। तो इसके उद्देश्य आप यहाँ से पढ़ लीजिए, इसकी शुरुआत पढ़ लीजिए और इसके लाभ देख लीजिए। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि आर्थिक सहायता किस तरीके से दी जा रही है, यही क्वेश्चन आपसे था। तो जो बालक होंगे उनको 1000 रुपये महीना मिलेगा,
और जो बालिकाएं होंगी उनको 1200 रुपये मिलेगा, है ना। और इसमें क्या होगा, बालकों को सालाना बात करें यानी कि वार्षिक, तो ये 12,000, बालिकाओं को 14,400। इस तरीके से आप देखो ये कितनी डीप डिटेल है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट दिया गया है उसमें कक्षा 6, 8, 9 तीन कक्षाओं के जो विद्यार्थी होंगे जब ये कक्षा पास कर लेंगे तो हर विद्यार्थी को, पास करने वाले को 6,000 रुपये अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी, जो किस टाइप की होगी, वो होगी आपकी प्रोत्साहन धनराशि के रूप में। अब ज़्यादा डिटेल में जाना है तो ये जो आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है इस पर जाइएगा और सब कुछ पढ़ लीजिएगा। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर निम्न में से सही कौन सा हो जाएगा। तो आपने देखा कि कक्षा 8, 9 और 10 के विद्यार्थियों का प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 6,000 का प्रोत्साहन राशि मिलेगी, तो विकल्प बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब ये 15,000, 1,000, 1,200, ठीक है, वित्तीय सहायता, ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ कि बालकों को 1,200 मिले, लेकिन नहीं, बालिकाओं को मिल रही, तो गलत हो जाएगा। देखो एक शब्द से क्वेश्चन में देखो कितना स्टेटमेंट बदलाव किया गया है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स जो हैं आपको अच्छे से पढ़ना है ना। ये लिखा हुआ है स्टेटमेंट्स या कथन, तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था वो था मैपिंग से, है ना, कि मैप पर क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्या बन सकते हैं आप एग्जाम में। तो उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है ना। अब पीलीभीत, हरदोई, हमीरपुर, महोबा, ठीक है, तो ये क्या है, ये जिले हैं उत्तर प्रदेश के और इनको ऐसे हमें लिखना था। तो इनका हम क्रम देख लेते हैं सीधे मैप पर। मैप में क्या दिया गया कि पीलीभीत कहाँ पर है, ये पीलीभीत लिखा हुआ, तो ये पीलीभीत हो जाता है ना। आपने देखा हरदोई कहाँ है, तो इसके नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर हरदोई है। अब हमें क्या करना है, ये नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण क्रम देखना ना, तो यहाँ से देखते चले आएंगे। हरदोई के बाद में हमीरपुर कहाँ है, तो आप ये देखिए यहाँ पर ये हमीरपुर दिया गया है नीचे वाले में। हमीरपुर के बाद में ये देखेंगे कि महोबा, तो महोबा कहाँ है, यहाँ पर। तो उत्तर से लेकर के दक्षिण का क्रम आपने क्या देखा, ये वाला हो गया, उत्तर से दक्षिण का क्रम, ये वाला, समझ गए आप। बहुत सारे जो ऑप्शन, सारी चीज़ें थी या पॉइंट्स थे या फैक्ट्स थे, तो इससे पहले वाली क्लास में कवर करा दिए थे। कुछ यहाँ पर देखते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो नेपाल क्या है, एक देश है ना, जो क्या है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो हो सकता है आप एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, फिर पूछेगा, किसी भी एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। तो क्या करना है आपको, उन जिलों के नाम ध्यान रखने हैं, उत्तर प्रदेश के उन जिलों के नाम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो क्या देखना है आपका, क्या है, पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। तो ये नेपाल के साथ में सीमा क्या बनाते हैं। पूर्व, सबसे पूर्वी जिला आपको ध्यान रखना है कौन सा है, बलिया है। सबसे क्या बोलते हैं, पश्चिमी शामली हो जाता है। ठीक है, उत्तरी आपका सहारनपुर हो जाता है। दक्षिणी कौन सा, ये आपको बताना है। अब सोनभद्र के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए सोनभद्र किससे सीमा साझा करा, इधर देखिए मध्य प्रदेश से, एमपी से किया, छत्तीसगढ़ से किया दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर झारखंड से किया, चौथे नंबर पर बिहार से किया। तो उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है वो भारत के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो ये क्वेश्चन इसका अलग ये हो जाता है। ठीक है, बाकी ये जो कलर दिख रहे हैं आपको क्या है, ये संभाग या मंडल हैं जो आपको याद करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये आपने इसकी लोकेशन देख ली और इसका जो सही उत्तर था तो ये इसका हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, जो हम बता रहे थे कि आपको कथन क्यों पढ़ना है, कि ये स्वतंत्रता सेनानी है, इन्होंने काम क्या किया और इनको किस रूप में जाना जाता है, तो क्यों जानना जरूरी था या जानना जरूरी है, वो इसी प्रश्न में आपको पता चल जाएगा। इस प्रश्न में पूछा गया कि उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए। ठीक है, वो स्वतंत्रता सेनानी है, उनकी पहचान करना है कैसे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और क्या दिया गया, और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से थे। ठीक है, तो ये कौन थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, ये हो जाएगा विकल्प सी यानी कि अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अशफाक उल्लाह खां। तो ये क्या होता है कि जब आप पढ़ें तो डिटेल में पढ़ें। ठीक है, और इनका किस जिले से संबंध था, अभी तक पूछा जाता है इनको फांसी कहाँ मिली। ठीक है, या निम्न में से कौन शामिल थे, वीवीओ में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन किस संगठन में शामिल नहीं थे, उल्टा करके क्वेश्चन पूछा गया। तो डिटेल में हमें क्या करना, इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है ना। अब अशफाक उल्लाह खां साहब के बारे में क्या है, तो इनको फांसी दे दी गई थी कहाँ पर, फैजाबाद में। आपका समय क्या है, टाइम पीरियड क्या था, तो 19 दिसंबर 1927 में। तो ये समय ध्यान रखना और ये आपको फैजाबाद जिला ध्यान रखना है।
थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं यहाँ पर कि 1920 में क्या महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के जो ब्रिटिश शासन था उसके खिलाफ में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। तो असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ आपने देखा 1920 में, ठीक है। लेकिन चौरी चौरा की घटना होती है कब? 1922 में। कहाँ पर होती है? ये उत्तर प्रदेश में ही होती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में होती है ये आपको बताना है, ठीक है। और मैं ये बता दे रहा हूँ ये फरवरी में होती है, ठीक है। फरवरी में किस डेट को होती है, किस तारीख को होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो इस घटना के बाद में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो क्या हुआ, कुछ जो यहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो इससे दुखित हुए, चिंता हुई, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा कि हम लोग इतना अच्छे से काम कर रहे थे और ये जो आंदोलन था वो पीक पर था, और उन्होंने महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, जो कुछ मतलब अपने मिलते जुलते विचारों वाले जो लोग थे उन्होंने मिल करके एक संगठन बनाया, ठीक है। संगठन का नाम क्या था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका गठन किया गया। कहाँ पर किया गया? ये ये कब किया गया? 1924 में किया गया। कहाँ पर किया गया ये आप बताइए, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा, है ना। और फिर इसके जो वित्त था ये इसके लिए कहाँ इन्होंने काकोरी जो रेल एक्शन था इस घटना को अंजाम दिया। तो इसमें बहुत लोग मतलब कुछ लोग शामिल थे, ठीक है। तो ये जो घटना हुई थी इसकी तारीख याद रखना है, 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। इन्होंने जो ट्रेन थी उसको घटना दी कहाँ? लखनऊ का, जो लखनऊ के थोड़ी दूर पे क्या है आपका काकोरी, जो तो धीरे धीरे लखनऊ में मिलता जा रहा है ना। तो वहाँ से जो ट्रेन चलती है उसके इन्होंने लूटा था, कई लोगों ने मिल करके या कोशिश की थी। तो उसके लिए इनको जो कई जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उनमें ये भी थे, ठीक है। बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है आपको नोट्स में मिलेगी। बाकी यहाँ पर फैजाबाद वाला, कारावास वाला फांसी दे दी गई, तो सारी चीज़ें आपको बता सकें, और बाकी आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला जो क्वेश्चन है जो पहले क्लास हमने कराई, हमने कहा ये पढ़ लेना, हमने टिक लगाया था, आप जाके देखेंगे, ठीक है। मैंने कहा ये पढ़ लेना, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, आपको एग्जाम में मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे 2008 में, ठीक है, यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। तो 2008 में घोषित किया गया था, तो आपकी थी वो रामलीला, ठीक है। अब और कौन कौन से, तो ये सारे कालबेलिया, कुंभ मेला, छाऊ, इन सबको घोषित किया गया है, लेकिन 2008 में घोषित किया गया तो ये रामलीला है। और रामलीला का तो उत्तर प्रदेश में खास महत्व है, ठीक है। और इसका क्या किया जाता है, अलग अलग जगहों पर रामलीला का मंचन किया जाता है ना, अपने अपने तरीके से। और जिसका सबसे ज़्यादा आधार क्या होता है, जो तुलसीदास जी के द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई है ना, उसको आधार बना के किया जाता है। कब से शुरू हुआ, तो आप समझ गए कि ये 2008 में। ये क्या है, ये मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है। तो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होती है, जैसे कि कोई प्रथा होती है सांस्कृतिक, या कोई परंपरा होती है, या फिर कह सकते हैं कोई ज्ञान कौशल होता है, या कोई मौखिक परंपरा होती है, या कोई प्रदर्शन कलाएँ होती हैं, अनुष्ठान, जैसे कुंभ हो गया, उसका स्नान हो गया, ठीक है, इस तरीके से। या फिर कह सकते हैं कोई उत्सव मनाते हैं, जैसे रामलीला करते हैं, या कोई नृत्य होता है, तो ये सब क्या हो जाती है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हो जाती हैं, है ना। इनको दर्जा दिया जाता है क्या, यूनेस्को की धरोहर स्थलों में या फिर विरासतों में। वर्तमान में कितनी ही यहाँ पर शामिल हैं, तो वर्तमान में इस अभी तक 15 शामिल हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं वो सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। बाकी आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कुडियट्टम है, वैदिक जप है, वैदिक जप कब शामिल किया, ये इंपॉर्टेंट है। रामलीला, रामायण किस मतलब राज्य की है ये बता चुके हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। छऊ नृत्य, कालबेलिया, तो देखो ये जितने यहाँ पर हैं, और आपने क्या देखा कि ऑप्शन में भी ये सारे शामिल थे, है ना। तो कालबेलिया कहाँ का है, तो कालबेलिया आपका राजस्थान का है, ठीक है। ये कब 2010 में शामिल किया गया था। इसी तरीके से बाकी डिटेल में जाना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे की जो इन्फॉर्मेशन है इसी के संबंध में वो हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर जो यूनेस्को में जो शामिल है 2010 में शामिल किया गया, वो क्या है, वो है छऊ नृत्य। कहाँ पर होता है, ये पूर्वी भारत में होता है। अगर सीधे राज्य में पूछे तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक, उड़ीसा, इस तरीके से। अब ये किस प्रकार का नृत्य है, तो ध्यान रखना है यह कैसा है, ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ज़्यादा डीप में जाएगा और उसमें बदलाव करेगा कथन में। विशेषता इसकी क्या है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि मार्शल आर्ट्स, लोकगीत और आदिवासी परंपराओं से संबंधित है, ठीक है। ये उत्सव होता है छऊ नृत्य। कुंभ मेला की बात करें तो कुंभ मेला को कब शामिल किया गया था इस कैटेगरी में, तो ये 2017 में शामिल किया गया था। बाकी कुंभ मेला के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है।
यहाँ पर देखो शहरों के नाम लिखे हुए कहाँ पर, और सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे जो लगभग हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। हर परीक्षा में पूछने का मतलब क्या है कि जितने भी मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम हो रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, उसमें 20 क्वेश्चन आपके जो होते हैं, 20 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के जो लेखक रहे हैं या कवि रहे हैं या कवियत्री रही हैं उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, या उनकी रचना पूछ लेंगे या उनका जन्म स्थान पूछ लेंगे। तो हम इससे पहले मेरिट हो सारी चीज़ें इस पहले वाले प्रश्न में क्यों बता रहे थे, यहाँ पर आपको देख के पता चल जाएगा। कैसे कि प्रसिद्ध कवि जो थे, इनका नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अब क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था, जिले का नाम हमें बताना है। तो जिला आपका क्या था, वो रायबरेली था, ठीक है। ये बहुत ही क्या कह सकते हैं इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण शख्सियत हैं। रायबरेली में हुआ था उत्तर प्रदेश में, और डिटेल में जाए कहाँ पर, तो ये दौलतपुर में हुआ था, ठीक है। बाकी अगर कुछ पूछेगा तो इनकी भाषा क्या थी, तो वो हिंदी थे, वो ध्यान रखना है। और ये कैसे थे, इनकी रचनाओं में क्या शामिल होता है, विधाएं, ठीक है। विधाओं में निबंध, आलोचना, ठीक है, अनुवाद या फिर संपादक, ठीक है। अब इनकी जो गद्य रचना है यहाँ पर लिखी हुई हैं, कौन कौन सी हैं, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति इन्होंने लिखी, कालिदास की निरंकुशता इन्होंने लिखा, पुरातत्व प्रसंग और साहित्य शिखर आदि। तो ये इससे पहले भी बीपीओ में पूछ लिया गया था, ठीक है। लगभग जो नए पैटर्न पे पेपर पूछे जा रहे हैं, तो बीच बीच में ये क्या कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं। अब इसमें यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था, एक संपादक रहे इस पत्रिका के। पत्रिका का नाम क्या है, सरस्वती पत्रिका, ठीक है। और ये किस प्रकार की पत्रिका थी, तो ये पत्रिका आपकी रही है, आपकी साहित्यिक पत्रिका रही है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितनी यहाँ पर आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, उनको हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं शामिल करने की। और आपको बता रहे हैं कि आपको जो अपना सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, कहीं कोई नोट्स पढ़ना है तो उसको किस तरीके से पढ़ना है, तो हम अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे साझा कर रहे हैं। आप अपने सुझाव, अपना एक्सपीरियंस, अपने सवाल जवाब हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर फ्री में आप सारी क्लासेस कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चीज़ें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।